नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बड़ी खबर ईरान और अमेरिका की डील को लेकर के आ रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब आ रही है कि इजराइल, जिसको बिल्कुल किनारे कर दिया था अमेरिका ने, हम लगातार देख रहे थे कि ना तो कहीं वो शांति वार्ता में शामिल था, ना तो उससे कहीं कुछ पूछा जा रहा था। उल्टा ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को गाली गलौज और कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया, उसको पता नहीं जेल भेजने से लेकर के और सारी चीजें, मतलब जो कुछ कह सकते थे वो सब कुछ कह चुके थे ट्रंप। और अब ईरान से सीधे उन्होंने डील भी कर ली, इजराइल को फिर किनारे हवा भी नहीं लगने दी। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल ने विरोध कर दिया है, बल्कि बगावत कर दिया है। साफ कह दिया है ये कि हमारा इस पूरे समझौते से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी शर्त को मानने नहीं जा रहे। अब से सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल की जो बगावत है वो इस शांति वार्ता को सफल होने देगी, क्योंकि अभी भी डील की खबर है, डील साइन नहीं हुई है, डील को अभी आगे साइन होना है। तब तक क्या इजराइल जो है वो चुप बैठेगा, होने देगा ये शांति समझौता? इस बगावत का क्या परिणाम हो सकता है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। हम लगातार एक ही बात कहते हैं कि पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट जहां भी आप देखेंगे उसमें एक ही बैड बॉय है और उसका नाम है इजराइल और उसका नाम है नेतन्याहू, जो उनके प्रधानमंत्री। शांति को तो भूल ही जाइए आप, कोई और भी शांति के प्रयास करे तो वो उनको कबूल नहीं। अगर मान लो अमेरिका सीज फायर की घोषणा कर दे ईरान के साथ, बतौर इजराइल सहयोगी के बावजूद भी किस तरीके से लेबनान पर हमले करने चल पड़े हो हिजबुल्लाह का नाम लेकर के। तो एक आज सुबह चैन की खबर ये आई थी पूरी दुनिया के लिए कि 110वां दिन था आज युद्ध का, और जिस तरीके से ट्रंप का जन्मदिन है उसके बहाने ही चलो एक ये डील हो रही है दोनों तरफ से, तो एक शांति की पहल हो रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन चंद घंटों के बाद आपने देखा किस तरीके से इजराइल ने सरेआम बगावत कर दी है यूएस और ईरान डील के खिलाफ, और कहा कि उनकी सुरक्षा किसी भी कीमत पर अमेरिका पर निर्भर नहीं है, और पूरे के पूरे हालात जो हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं इसका पूरे का पूरा जो उन्होंने वो किया है, अपने जो बयान जारी किए अलग अलग लोगों ने, वहां का मीडिया बहुत जबरदस्त तरीके से बौखलाया हुआ है, और जिस तरीके से ट्रंप के एडवाइजर्स पर, दामाद पर, वाइस प्रेसिडेंट पर सीधे सीधे छिटाकशी नाम लेकर के कर रहा है मीडिया भी और वहां के सारे लीडर भी। तो जो इजराइल का जो इंटरनल सुरक्षा मंत्री है, जो जिसको गृह मंत्री कह सकते हैं आप, उनका कोट अनकोट मैंने बयान भेजा भी होगा, दिखा दीजिएगा आप दर्शकों को विद फोटोग्राफ। वो कहते हैं कि ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं होता। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, उनकी कॉलोनी नहीं है, हम एक आजाद और संप्रभु देश है। कोट कर रहा हूं मैं सारे का सारा। हमारा फर्ज इजराइल के नागरिकों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों और यहूदी लोगों के प्रति है। साथ ही हजारों सालों के निर्वासन के दौरान सताए गए और मारे गए यहूदियों के प्रति हमारा ऐतिहासिक फर्ज है कि हम इजराइल की धरती पर यहूदियों को सुरक्षा दें। जब भी हमने इजराइल की सुरक्षा की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे घुटने टेके हैं, हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ओस्लो समझौते में ऐसा ही हुआ, 2006 के लेबनान समझौते में भी यही हुआ, और गाजा में नियंत्रण की हर कोशिश में भी यही हुआ, जो बाद में हमारे लिए बड़ी मुसीबत बड़ी। हम जोर देकर कहते हैं हम अमेरिका से प्यार करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के आभारी हैं, फिर भी इजराइल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ना हम कमजोर है, ना हम अस्थिर देश है। मैं प्रधानमंत्री से हमेशा ये बातें कहता हूं और हर अहम ऐतिहासिक मोड़ पर बंद कमरों में भी इन्हें दोहराता हूं। ऐतिहासिक पलों में ऐतिहासिक फैसला लेना जरूरी होता है। नेतन्याहू को कह रहे हैं, उन्हीं के आंतरिक सुरक्षा मंत्री। मेरा रुख साफ है, हम इस समझौते में शामिल नहीं है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता और हम पर किसी भी तरह से लागू नहीं होता। हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे लड़ाकों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है और जहां से आतंकवादी ढांचे को साफ किया है, वहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि जो वो कह रहे ना कि पुरानी पोजीशंस पे आ जाओ, उसमें भी इजराइल तैयार नहीं। हमें ऐसी स्थिति में वापस नहीं जाना चाहिए जहां हजारों आतंकवादी उत्तरी बस्तियों की सीमाओं पर बैठे हैं, और निश्चित रूप से इजराइल पर होने वाले हमलों के सामने हमें एक पल के लिए भी चुप नहीं रहना चाहिए। हमें यह साफ करना होगा, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेबनान से इजराइल की ओर ड्रोन, यूएवी या मिसाइल छोड़ने पर इजराइल करारा जवाब देगा। कुछ महीने पहले तक यही डिफरेंस बैलेंस, शक्ति का संतुलन था, और हमें किसी भी हालत में इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और आखिर में वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह कि हम सबको यह साफ बता देना चाहिए, इजराइल के लोग 3000 साल पुराने लोग हैं, एक ऐसा शाश्वत समुदाय जो लंबे सफर से नहीं डरता। हमें ब्रह्मांड के रचयिता पर भरोसा है, यानी कि ट्रंप पर भरोसा नहीं है, ऑलमाइटी गॉड पे भरोसा है। हम एक मजबूत और गर्व करने वाले लोग हैं, जो मजबूती और गर्व के साथ अपनी मातृभूमि लौटे।
और अब दुश्मनों के सामने नजरें झुकाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वे दिन बीत गए जब यहूदी मार सहते थे और चुप रहते थे, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये बगावत के सुर हैं, और ये बगावत के सुर राम प्रकाश जी, इसको केवल यहीं पे मत देखिएगा आप, इसका एक पूरे का पूरा पैटर्न है। अभी ये समझौते का, जैसे आपने कहा, दोनों देशों के बीच ड्राफ्ट पर सहमति हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से बातचीत लगातार चल रही थी। इससे पहले की अगर आप बात करोगे तो 5 बार ऐसे समझौतों को नाकाम कर चुका है इसराइल। इसराइल ने यूएस ईरान डील को इससे पहले 5 बार नाकाम किया है। क्या वो इस बार भी कर पाएंगे? और क्या कह रहे हैं, बाइडेन के कार्यकाल में कम से कम 3 बार और ट्रंप के कार्यकाल में 2 बार ईरान और यूएस किसी समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अब जब दोनों पक्ष एक दूसरे से डील पर बातचीत कर रहे थे तो ईरान ने जोर दिया कि लेबनान, जिस पर इसराइल बमबारी कर रहा है और जिसका कुछ हिस्सा उसके कब्जे में है, उसे भी किसी भी समझौते का हिस्सा होना चाहिए। इसराइल वांटेड टू बिकम ए पार्टी लेबनान के नाम पर। ईरान अपने जो सहयोगी हिजबुल्ला है उनका साथ छोड़ने को तैयार ना था ना है, और अगर यूएस इसराइल को नहीं रोकता है तो शायद ईरान को इसराइल को उचित जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और तब यूएस को यह तय करना होगा कि वह ईरान के साथ समझौता जारी करना चाहता है या नहीं। यानी कि ये डील जो रुख जो अपनाया है, चाहे वो इसराइल के मंत्रियों का है, वहां की फोर्सेज का है, वहां के मीडिया का है, वो बिल्कुल बड़ा स्पष्ट है। और पिछले कुछ घंटे की डेवलपमेंट है ये, पिछले 3-4 घंटे की। उससे पहले तो पूरी दुनिया राहत महसूस कर रही थी जिस तरीके से कि चलो शुक्र है 110 दिन बाद सही कम से कम हार्मूज खुल जाएगा, ऑयल विल फ्लो फ्रीली, जो इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया, जो तेल की कीमतें हैं उन सारे पे। लेकिन इसमें एक तो ये जो इसराइल की स्टैब्लिशमेंट है उसका तो गुस्सा है ही, जो उसके अलावा जो इजरायली मीडिया है वो उसका पारा भी 7वें आसमान पे है। इजरायली मीडिया बेहद गुस्से में है। अच्छा हुआ कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, ये ट्रंप के लिए कह रहे हैं। और हेडिंग में क्या है कि बैड डिसीजन, बैड डील, इस तरह के हेडिंग्स वहां के मीडिया में आप देखेंगे। वे ट्रंप, जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर गद्दारी करने का आरोप लगा रहा है मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया के नाम पर, जो राजनेता नहीं कह सकते, जो नेतन्याहू नहीं कह सकते, जो उनका इंटरनल अपने सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं कह सकता, वो वहां का मीडिया कह रहा है। इजरायली मीडिया को अगर आज आप पिछले 3-4 घंटे को देखेंगे उनके पोर्टल्स को, तो एक ही हेडिंग लग रहा है वहां पर, ट्रंप हार गए। दिस इज द लीड देयर। अमेरिका और ईरान के बीच हुई समझ के जवाब में हिब्रू मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज की जबरदस्त आलोचना की है और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले में बुरी तरीके से हार गए। इजराइल का मीडिया क्या कह रहा है, ट्रंप, एक सेकेंड में जब कंप्लीट कर दूं, ट्रंप के 2 यहूदी लोगों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के दबाव में और जेडी वेंस की मदद से इस समझौते में इजरायली सरकार के हितों को नजरअंदाज किया गया है और उन्होंने इजराइल में अपने भाइयों के साथ गद्दारी की। ये कोट है आज के इजरायली मीडिया का। यानी कि जो हम बार बार कहा करते कि ट्रंप के सिस्टम के अंदर इजराइल के लोग बैठे हैं, ये वो चीज। सर, ट्रंप की हार अगर इजराइल की मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है तो ये युद्ध किसका था? युद्ध तो ट्रंप का था नहीं, युद्ध तो इजराइल का ही था। उसकी जगह लड़ ट्रंप रहे थे और कहा यही जा रहा था कि चूंकि भाई उनका गला कसा हुआ है, इजराइल ने उनके गले में फंदा डाल करके उनको कसा हुआ है और ये हम सबने देखा है। लेकिन फिर भी अगर इजराइल ट्रंप की हार को सेलिब्रेट कर रहा है तो इसको कैसे देखा जाए? और फिर ट्रंप अमेरिका के लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या अमेरिका के लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, ट्रंप तो पिड़ छुटाने की फिराक में थे राम प्रकाश जी। ट्रंप ने ये गलत नंबर डायल कर दिया था, जो सिचुएशन रूम में बैठ के नेतन्याहू ने मोसाद चीफ से प्रेजेंटेशन दिलवाई ट्रंप को ऑनलाइन जिस तरीके से, और उसके बाद ट्रंप को ये समझा दिया कि जैसे वेनेजुएला में रिजीम चेंज कर दिया आपने, वैसा ही हम कर देंगे। और ट्रंप को आप जानते हो, वो सिर्फ फिरा है। उसने किसी से ना बात की, ना पेंटागन से बात की, ना अपने बाकी खुफिया एजेंसियों से बात की, ना सीआईए से बात की, और वो चल पड़ा युद्ध करने के लिए। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, उनको ये लग रहा था कि जो काम वो पिछले राष्ट्रपतियों से नहीं करवा पाए वो इस सिरफिरे से करा लेंगे, और वो सफल भी हुए। लास्ट ईयर भी देखा आपने जून में किस तरीके से जो अपने ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उन पर किस तरीके से बम गिराए गए, और उसके बाद ये कह दिया कि सब कुछ ऑब्लिटरेट कर दिया है। ये ट्रंप की भाषा थी, और 1 साल के अंदर अंदर दोबारा हमला करना चल पड़े इजराइल के कहने से। उनका असली जो एजेंडा है ना राम प्रकाश जी, वो देखना पड़ेगा। नेतन्याहू का एजेंडा है सत्ता में बने रहना और लोगों को बेवकूफ बना करके उनको ग्रेटर इजराइल का सपना देखना। जैसे अपने अच्छे दिन थे ना, वैसे ही वहां पर ग्रेटर इजराइल का सपना बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ भी कभी कभी संघी भाई अखंड भारत को याद करते हैं, उसके लिए वो करते क्या वो छोड़ दीजिए, लेकिन सत्ता में बने रहने का वो कथित राष्ट्रवाद, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस बार वो चुनाव चूंकि अक्टूबर में है, सेकेंड हाफ में, तो
जो नेतन्याहू है उसको ये लगा था इस बार कि इन सारी बीमारियों का हल एक साथ कर देंगे और उसके बाद धुआंधार तरीके से चुनाव लड़के आएंगे, जीत के आएंगे, कोई समस्या नहीं। अब ट्रंप की समस्या क्या हुई कि वो घुस तो गए इस युद्ध के अंदर, इंटरनल मोर्चे पे भी और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे भी। प्लस ईरान ने जिस तरीके के अटैक अमेरिकन फोर्सेस पे किए, अमेरिकन बेसिस पे किए, अमेरिकन ठिकानों पर किए, उसके बाद ट्रंप की जो भदपिटी है अपने देश के अंदर भी और बाहर भी, वो भी ऐतिहासिक थी। वो चला गया लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि क्या करे। हारमुज खुलवाने गया था, हारमुज को खुद ही ब्लॉकेट लगा के बैठ गए। ऐसा कभी सुना है आपने? अब कह रहे कि हारमुज खुल जाएगा, तेल फ्री फ्लो होगा, इंजन ऑयल का अपना स्टार्ट कर लो, जो मर्जी आए कहता है। तो अब रामप्रकाश जी स्थिति क्या है कि ट्रंप का भी आपको पता है नवंबर के अंदर मिड टर्म पोल है वहां संसद का, और वहां पर अगर वो चुनाव हारता है तो लेम डक सरकार हो जाएगी। उसका पूरी की पूरी जो बाकी प्रेसिडेंसी है लगभग 2.5 साल की, वो लेम डक हो जाएगी। तो वैसी सूरत में उसको यहां से भागना ही था। उसके सारे के सारे एडवाइजर पहले दिन से ही कह रहे कि आप गलत आ गए, आप जीत घोषित कीजिए और निकल चलिए यहां से। तो उसको निकलने का एक बहाना चाहिए था। और राज्य रजवाड़ों की तरह आज जैसे उसका 80वां जन्मदिन है तो उस पर लगा हुआ था जिस तरीके से वो। और इस युद्ध में आप एक मान के चलिएगा कि ईरान की कंप्रीहेंसिव जीत है, कोई हल्की फुल्की नहीं, कंप्लीट जीत है। और उसके बाद अब स्थिति जो है, जो आपने इजराइल का जिक्र किया, इजराइल की चीजें बिल्कुल साफ है। अब ऑन कोर्ट, अब सारे कोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने साफ कहा इजराइल के टॉप मंत्रियों ने, अधिकारियों ने, कि वो जो अमेरिका और ईरान का समझौता हो इसको 100% तोड़ देंगे। इजराइल के अंदर आईडीएफ लेबनान, सीरिया और गाजा में बिना किसी समय सीमा के बनी रहेगी आईडीएफ, यानी कि वो बाहर नहीं जाएंगे छोड़ करके, जो समझौते के तहत तोड़ा था। रक्षा मंत्री जो इजराइल का है वो क्या कह रहे हैं, इजराइल कार्ड्स ने क्या कहा, सुरक्षा क्षेत्रों को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जाएगा, संपर्क वाले गांवों को जमीन के ऊपर और नीचे से नष्ट कर दिया जाएगा और ये यहाँ के निवासियों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से सीधे कहा कि इजराइल एक भी ठिकाना नहीं छोड़ेगा। यह बात उन्होंने बेरूत हमलों के कुछ घंटों बाद कही है, जिन हमलों में लगभग उनकी ईरान डील को खत्म ही कर दिया था। उसके बाद स्मोट्रिच ने बेका के सभी 40,000 सिया निवासियों को चेतावनी देने पर जोर दिया कि ईरान की ओर से कोई भी हमला होने पर 1 घंटे के भीतर उनके घरों पर जवाबी हमला किया जाएगा। ये 100% उम्मीद के मुताबिक है। इजराइल कभी भी, और आज तक उसका इतिहास रहा है, किसी भी युद्ध विराम का और इस तरह के समझौते का पालन नहीं करता है। इस बार वे खुलकर कह रहे हैं, और अगर वे हद पार करते हैं तो उन्हें नतीजे भी भुगतने होंगे। ईरान ने उन्हें एक बार सबक सिखाया है और अगली बार की कार्रवाई बेरूत तक सीमित नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बारे में ये सब सुनने के बाद ट्रंप ने क्या कहा, आज अभी जो है मैं बात कर रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रंप ने कहा है वो बहुत मुश्किल इंसान है, नेतन्याहू के बारे में कह रहा है। और सच कहूं तो ऐसा करने के लिए उन्हें हमारा बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, यानी कि डील करने के लिए उसे हमारा बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इजराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। तो कुछ मामलों में ट्रंप ने, सच बात है ये, उसको बचाया भी है। अमेरिकी दबाव ही है कि जिसके कारण ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया, ये भी सच बात है। लेकिन थैंकफुल होने की बजाय एक बिगडेल औलाद की तरह थैंकलेस होकर के जेरेड कुशनर से लेकर सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो नेतन्याहू का चुनाव है उसका तो मैं आपको 3 दिन पहले भी जिक्र कर रहा था कि अगर यही स्थिति चली तो नेतन्याहू के चुनाव का तो इलाज कर दिया इन्होंने। और वही स्थिति है, वही फ्रस्ट्रेशन आपको मीडिया के अंदर भी दिख रही है और वही उनके नेताओं के बारे में भी दिख रही है। ये सारी की सारी परिस्थिति, जो जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर यह समझौता हुआ है सर, उसमें क्या खास है, क्या वो बिंदु जो है वो ईरान के पक्ष में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस दिख रहे हैं, अमेरिका की भी इज्जत बच रही है और ईरान की भी देखा जाए तो ईरान को लाभ नहीं हो रहा है पर नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। किस तरीके से देखा जाए उन बिंदुओं को? बहुत अच्छा सवाल है राम प्रकाश जी, और ये इस पे आना चाहिए पूरे के पूरे, ये क्या घटनाक्रम हुआ है, क्या हुआ है। एक चीज मैं दर्शकों के सामने पहले साफ कर दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन अमेरिकन मीडिया प्लस ईरान का जो मीडिया है उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। तो ईरान की तरफ से जो आया है वो भी आपको मैंने एक उसमें फारसी में ही है, लेकिन वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को, मैं उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ, जो ओवरऑल ड्राफ्ट जो पब्लिक डोमेन में है और जो मोस्ट रिलायबल है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, आपको ध्यान होगा हम 1 मार्च को हमने क्या कहा था, 28 फरवरी को अटैक किया था। 1 मार्च को हमारा ओपनिंग ये था कि अमेरिका जीत नहीं सकता और ईरान हार नहीं सकता, ये वो परिस्थिति है। और अब उल्टा भी हो गया है कि ईरान ने इस जो ये समझौते का ड्राफ्ट है, अगर इस पे हस्ताक्षर होते हैं तो ये ईरान की कंप्रीहेंसिव जीत है। कंप्रीहेंसिव यानी कि इन ऑल टर्म्स, इन ऑल मिलिट्री टर्म्स। और वो मैं बता देता हूं इसके अंदर क्या क्या है, प्रस्तावित शांति समझौते में क्या क्या है। नंबर 1,
लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तुरंत और हमेशा के लिए युद्ध विराम। ये ईरान की सबसे पहले वो चीज थी। ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का अमेरिकी वायदा। नंबर 3, समुद्री नाकेबंदी खत्म करना और 30 दिनों के अंदर हार्मूज को फिर से खोलना। नंबर 4, ईरान के आसपास के इलाकों से अमेरिकी सेना की वापसी। नंबर 5, तेल से जुड़े प्रतिबंधों को रोकना और ईरान को उसकी कमाई का पैसा वापस मिलना। 6, अमेरिका और उसके सहयोगियों की तरफ से पुनर्निर्माण योजनाओं की फंडिंग के लिए $300 अरब का भुगतान। 7, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों में ढील पर अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की बातचीत। नंबर 8, ईरान फिर से भरोसा दिलाता है कि वह एनपीटी के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बात तो वो अब भी कह रहा था, इससे पहले वो 100 बार कह चुका है। और जो उनके दिवंगत खामनेई साहब थे, उन्होंने तो कहा था कि इस्लाम के विरुद्ध है। ठीक, उसके बावजूद भी इजराइल ने जो खेल किया वो सारी दुनिया के सामने है। नंबर 9, बातचीत के दौरान अमेरिका की तरफ से कोई नई सेना या प्रतिबंध नहीं होगा। बातचीत के समय ईरान की रुकी हुई $24 अरब की संपत्ति जारी की जाएगी, यानी कि जो फ्रीज प्रॉपर्टी थी उनकी। नंबर 10, निगरानी तंत्र बनाना और अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मंजूरी। 11, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समूह सहयोगी समूहों को ईरान का समर्थन बातचीत में शामिल नहीं होगा। ये सारे के सारे इसका ड्राफ्ट है इस समझौते का, जिस पर साइन 19 तारीख को होने हैं। तो ये बेसिकली एक ब्रॉड, जिसको अगर आप कहेंगे तो उसको आप कह सकते हैं कि ईरान ने हर स्थिति में इस युद्ध को जीता है, अपनी शर्तों पे इसको मनवाया है। एक चीज और है सर, जो हम थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर लें। नरेंद्र मोदी ने भी इस डील का स्वागत कर दिया है। नरेंद्र मोदी, जो 3 भारतीयों की हत्या हुई, अमेरिका ने मारा, उस पर हमने रिएक्शन देखा। प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री एक सिंगल लाइन का रिएक्शन उनका नहीं आया, रक्षा मंत्री का रिएक्शन नहीं आया, विदेश मंत्री की हालत हमने देखी कि किस तरीके से भारत की मीडिया ने यह बताया कि उन्होंने फोन करके मार्को रूबियो को फोन किया, किसको फोन किया, क्या कर दिया, जबरदस्त गुस्सा दिखाया। जबकि जब हकीकत सामने आई तो पता ये चला कि अमेरिका ने उल्टा आपको आंखें दिखा दी हैं, तरेर दिया है उन्होंने ये कह करके कि भारत को यूएस की बात माननी चाहिए थी, माननी पड़ेगी। और साथ में ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान के ड्रोन ने भारत के लोगों पर हमला किया। तो नरेंद्र मोदी का इस पर रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उन्होंने डील का स्वागत कर लिया। कैसे देखा जाए उसको? राम प्रकाश जी, जिस पाकिस्तान के ऊपर आपकी पूरी की पूरी सियासत है, पाकिस्तान बैशिंग करते हो आप पिछले 12 साल से, उसके अलावा कोई काम किया हो तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। पाकिस्तान का तो प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का तो इस डील में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सर उसका भी तो फायदा दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑफिशियली डील की घोषणा होने से पहले ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर दैट डील इज डन। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने घोषणा की है। और कौन जाने इसका जो नाम होगा, बेशक दस्तक इसमें स्विट्जरलैंड में हो, लेकिन ट्रंप जो परसों इशारा कर रहे थे, उन्होंने अगर उसका नाम कहीं इस्लामाबाद उसके अंदर आ गया, इस्लामाबाद शांति समझौता, फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान जैसा देश जो कुछ साल पहले तक किन किन लिस्टों में होता था, ग्रे लिस्ट के अंदर होता था, आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश होता था, आज वो अमेरिका का करीबी सहयोगी नहीं, उनके लिए युद्ध विराम के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा था। और आपके अपने विदेश मंत्री क्या कह रहे थे कि चीन जो है वो हमसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप क्या चाहते हैं, मैं हमला कर दूं या मैं उनसे झगड़ा मोल ले लूं? अब आप देखिए इस परिप्रेक्ष्य के अंदर मोदी जी तो कभी सवाल जवाब करेंगे नहीं। इस पूरे युद्ध में भारत कहीं नहीं था और पाकिस्तान लगातार मध्यस्थता कर रहा था। और जब आप खींच गए उस बात से, बार बार सवाल पूछा गया मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, तो क्या बात आई? विदेश मंत्री ने क्या कहा कि हम कोई दलाल नहीं, हम दलाली नहीं करते। यानी कि मध्यस्थता को एक कैरियर डिप्लोमेट दलाली कह रहा था। ये आरएसएस की भाषा है, ये बीजेपी की भाषा है। और जो चीन के मामले में कहा कि मुझसे 6 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो कान खोल कर सुन ले श्रीमान जयशंकर, ईरान ने इतने सालों से प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य ताकत का सामने छाती ताड़कर मुकाबला किया, जिनकी आर्थिक क्षमता ईरान से 90 गुना ज्यादा है। जयशंकर क्या कह रहे थे? मुझसे 6 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका और ईरान, इजराइल को मिला देंगे आप तो 90 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कंप्रीहेंसिव जीत हासिल की है ईरान ने, कंप्रीहेंसिव। तो रामप्रकाश जी, अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां हों, तमाम तरह के विवाद हों, वो आत्मविश्वास से जीते जाते हैं, आत्मसम्मान से जीते जाते हैं और साहस के साथ जीते जाते हैं। फर्जी नैरेटिव पोमेरियन मीडिया के जरिए बजा करके आप वही कर सकते थे जो मोदी कर रहे हैं। आप कहां थे इस समझौते के अंदर? सवाल तो ये आएगा ना। आप तो ईरान के सिविलाइजेशनल फ्रेंड हैं,
ये प्रधानमंत्री ने कहा था, ये राम प्रकाश नहीं कह रहे, ये हेमंत अत्री नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास जितना पुराना है उतनी हमारी दोस्ती है। कहा था ना ईरान के अंदर जाकर के। और अमेरिका को आप अपना दोस्त बताते हो। उसके बाद इजराइल आपको फादरलैंड बता करके आए थे लड़ाई शुरू होने से 2 दिन पहले। आप कहां थे फिर? आप स्वागत कीजिए, स्वागत करने के आपके पास विकल्प क्या है? लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, वो इसके अंदर हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे आया, पहली घोषणा उसने की। ठीक उसी तरीके से याद रखिएगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो युद्ध विराम की घोषणा किसने की थी? पहला ट्वीट किसका आया था? श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप का आया था। इस बार शहबाज शरीफ घोषणा कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। क्या पोमेरियन इसका जवाब देंगे? क्या देश के लोग इस बात को समझेंगे? ईरान ने कंप्लीट जीत हासिल की है। और किसी भी जो मिलिट्री टर्म्स है उसके अंदर आप देख लीजिए, किसी भी इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर देख लीजिए, हर टर्म के अंदर बहुत जबरदस्त फायदे में रहा ईरान। और अमेरिका को चारों खाने चित हुआ है अमेरिका, और इजराइल तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और अगर इजराइल अगर अकेला कभी भी ईरान पर अटैक करने की सोचेगा बिना अमेरिका के, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका इसका ईरान का क्या हाल ईरान करेगा इजराइल का, उसकी केवल कल्पना इस युद्ध से की जा सकती है। जी, लेकिन निश्चित तौर पे ये स्थितियों की बात अलग है, लेकिन इजराइल की जो बगावत है वो दुनिया में क्या मैसेज देगा और दुनिया उसके बारे में भी क्या सोच रही होगी, वो मुझे लगता है उसके वो शायद ज्यादा लोगों के लिए घबराहट वाली बात है, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल किस तरीके से इस युद्ध को जारी रखना चाहता था, किस तरीके से अभी भी वो जारी रखना चाहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सर हमने देखा है, जो खबरें आ रही हैं, इजराइल में इस पूरी डील का जबरदस्त विरोध हुआ है। पूरे विपक्ष ने नेतन्याहू को घेर लिया है, ये है। कहते हुए कि भाई ये डील जो है इजराइल के लिहाज से बेहद खराब है, और वो अपने देश के हिसाब से उसकी बात कर रहे हैं। नेतन्याहू अभी चुनाव को लेकर चिंतित थे, और अब विपक्ष का ये हावी होना क्या नेतन्याहू को बैठने देगा आराम से? नहीं नहीं, नेतन्याहू पगला जाएंगे भाई। आप समझिए, अगर नेतन्याहू को राम प्रकाश जी, अगर वो इस डील से बाहर ना आए तो वो किस मुंह से तो चुनाव में जाएगा? लोग भाई एक ही सवाल पूछेंगे ना, यहाँ की तरह पोमेरियन मीडिया तो नैरेटिव बढ़ाएगा नहीं वहां पर, कितने ही कंप्रोमाइज कुछ हो, लेकिन सवाल तो वहां पूछे जाएंगे ना। और वो सवाल ये पूछेंगे कि साहब आप ईरान में करने क्या गए थे और आप क्या लेकर के आए वहां से हमारे लिए। पता लगेगा कि जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है सिविल एमिनिटीज से लेकर सारी चीजों का, इजराइल के लोग लंबे समय तक बंकरों में रहे, ये हमने कितनी बार दिखाया आपने भाई। तो उसके बाद क्या वो लोग ये नहीं पूछेंगे इनसे कि भाई क्या हुआ अल्टीमेटली? अक्टूबर में चुनाव है, तो नेतन्याहू के ऊपर लगातार मुकदमे चल रहे हैं। आपको पता है, भ्रष्टाचार के, फेवर्स लेने के, मीडिया को खरीदने के, तमाम तरह के आरोप उनके ऊपर। आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव हारते हैं तो प्रधानमंत्री की आवाज से घर जाएंगे वो? नेतन्याहू को ये बात अच्छे से पता है कि यहां से अगर उनके मन माफिक चीजें नहीं हुई तो अगला डेस्टिनेशन जेल है। और ये बात मैं और राम प्रकाश जी नहीं कह रहे, ये प्रकाश श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप कह चुके एक से ज्यादा बार कि मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया। पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है, पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है, मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। और याद रखिएगा, जब नेतन्याहू वहां गए थे अमेरिका में, तो ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति को भी कहा था, चिट्ठी लिख करके बाकायदा, ये राष्ट्रवादी है, इनके ऊपर सारे मुकदमे खत्म कीजिए। वो मुकदमे खत्म नहीं हुए, वो एक्टिव कंसिडरेशन में है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजराइल में नेतन्याहू का अलग से पंगा है। जब मोदी जी गए थे, आपको याद होगा, विपक्ष ने उनकी यात्रा का बायकॉट किया था संसद के संबोधन को लेकर के। क्यों किया था वो? कि सुप्रीम कोर्ट के इजराइल के जो चीफ जस्टिस है डेजिग्नेट, जो चुने जा चुके हैं, उनको नेतन्याहू मान्यता नहीं देता, उनकी सरकार मान्यता नहीं देती। तो आपको क्या लगता है, इजराइल की जुडिशरी चुनाव हारते ही इनको घर जाने देगी? जो इनके खिलाफ जितने सबूत हैं, सारे ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसपेरेंट सबूत है। तो नेतन्याहू के, मुझे लगता है, बुरे दिनों की शुरुआत यहां से हो जाएगी। और अचंभा नहीं होगा मुझे कि अगले 1-2 दिनों में ट्रंप के बारे में भी आपको इस समझौते से पहले बहुत सनसनीखेज चीजें देखने को मिले, वो एप्स्टीन से जुड़ी हो सकती है। सर, ईरान ने इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को हमने देखा कि औकात दिखा दी। अमेरिका सुपर पावर जो इस दुनिया का माना जाता रहा है, उनसे वो लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा, और इस कदर लड़ा कि उनको झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, ऑलमोस्ट अपनी शर्तों पर समझौते करने पड़े। इधर हमारे यहाँ तो बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है कि ये देश बड़ी अर्थव्यवस्था लाए, हम उससे कहाँ भिड़ लें, भले ही चाहे जितनी जमीन कब्जे में दे दे, चाहे जितने सैनिकों को मार दे। नहीं राम प्रकाश जी, एक होता है साहस, एक होता है आत्मबल, और एक होता है मुंह बली। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुंह बलियों की फौज है। जब आमने सामने की बात आएगी तो ये कभी खड़े नहीं मिलेंगे आपको, याद रखिएगा इस बात को। श्रीमान मोहन भागवत क्या कह रहे थे
कि भारतीय सेना को तो तैयारी करने में बहुत समय लगता है, लेकिन आरएसएस की सेना तो तत्काल तैयार होकर 2 या 3 दिन के अंदर बॉर्डर पर तैनात हो सकती है। तो जब चाइना जो कुछ कर रहा था बॉर्डर पे, हमारे जवान जब जिस तरीके से शहीद हुए, तो क्यों नहीं भेज दिए वो जो आरएसएस वाले थे? डंडे लेकर के पुलिस की सुरक्षा में चलने वाले स्वयंसेवक वो बॉर्डर पर तैनात करने की बात करते हैं। राजनाथ का कोई बयान पढ़िएगा। और जब हमारे 3 नाविक अमेरिका ने जिस तरीके से मार दिए कोल्ड ब्लडेड, कहीं ढूंढे मिले राजनाथ? जब मोदी जी चले थे अभी इस यात्रा पे, फ्रांस की यात्रा पे, हेडिंग देखा था आपने क्या था? कि मोदी चले विदेश, फ्रांस, और दुश्मन थर थर कांपने लगे। क्या करने गए मोदी वहां पे? कौन सा दुश्मन है जो थर थर कांप रहा है? तो इनकी सत्ता को, तो ये जो एक तो खुद मुंहबली है, और दूसरा ये जो फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाले, जो ये गिद्ध मीडिया है भारत का, तो आपको याद होगा ना, ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर पे अटैक कर दिया है, इस्लामाबाद में सेना घुस गई है, वो फर्जी एक्सपर्ट बिठा करके। तो इन्हीं की दुकानदारी तो राम प्रकाश जी, या तो आप मान लीजिए इस मीडिया के सारे चल रही है, जो सुबह से शाम तक झूठ फैलाता है, इनकी आईटी सेल के सारे चल रही है, और ओवरऑल सर्वाइल जिस तरीके का मीडिया कर दिया है कि जर्नलिस्ट होने की बजाय वो सारे स्टेनोटाइपिस्ट बना दिए गए। आईटी सेल से जो कुछ आया, हेडिंग कॉमा फुल स्टॉप ही नहीं बदलते हो। तो मोदी की तो सबसे बड़ी ताकत ये पोमेरियंस है, और ये बहुत दिन नहीं टिका करते। ईरान ने दिखाया ना कि अकेला होते हुए इतने सालों के प्रतिबंध के बावजूद भी नाकों ने चबवा दी अमेरिका को और इजराइल को, सारी दुनिया के सामने है। तो छोटी अर्थव्यवस्था और बड़ी अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं होता। साहस, जो साहस है वो आत्मबल से आता है, कमिटमेंट से आता है, देश के प्रति लॉयल्टी से आता है, लफाजी से नहीं आता। और आरएसएस और बीजेपी के पास इन सब की बजाय केवल एक ही चीज है, वो लफाजी, भ्रम, झूठ, उसी की सियासत वो करते हैं। बिल्कुल। हम ये बार बार साबित भी होता रहा है, जिस तरीके से हमने जिक्र किया इतने बड़े हमले का, जिसमें सीधे तौर पे भारतीयों की जानें गई, उनकी हत्या की गई, उस पर एक शब्द भी ना बोल पाना इस देश के प्रधानमंत्री का बहुत कुछ दिखाता है। और वो दिखाता है कि किस तरीके से इस देश में राजनीति को चलाने के लिए तमाम दावे किए जाते हैं, कितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कितने बड़े बड़े सपने बेचे जाते हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया के स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं, ये बहुत कुछ साफ हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।